नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल आरोग क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आने वाले DSSB TGT म्यूजिक एग्जाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से क्लासेस कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी हम 14 क्लासेस और एक रिवीजन क्लास कर चुके हैं। आज हमारी 15वीं क्लास है। साथियों, अब तक हमने लगभग 70 से 75% सिलेबस कवर कर लिया है। आज हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं वह आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। राग की बात कर रहा हूं मैं। इसके पहले हम 7 थाट कवर कर चुके हैं। आज हमारा 8वां थाट होगा, थाट आसावरी। आसावरी में लगने वाले स्वर जो होते हैं, कोमल गा धा नी होता है, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। थाट आसावरी की बात कर रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे राग आसावरी की। राग आसावरी में गा और नी वर्जित स्वर होते हैं। धा और गा क्रमशः वादी और संवादी होता है। अवरोह संपूर्ण इसकी जाति होती है, क्योंकि गा और नी आरोह में ही वर्जित होता है, अवरोह में सातों स्वर लगते हैं। D2 में यह राग गाई जाती है दिन के द्वितीय पहर में। उत्तरांग प्रधान राग है यह। जौनपुरी इसकी संप्रकृति राग है। कोमल गा धा और नी तथा अन्य शुद्ध स्वर इस राग में लगता है। राग जौनपुरी की अगर मैं बात करूं, गा इसमें वर्जित होता है। कोमल धा और गा इसका क्रमशः वादी और संवादी होता है। वादी इसका कोमल धा होगा, संवादी इसका कोमल गा होगा। चूंकि आरोह में गा वर्जित होता है, इस वजह से साड़ो संपूर्ण, क्योंकि अवरोह में सातों स्वर इसमें लगते हैं, तो इसकी जाति क्या होगी? राग जौनपुरी की साड़ो संपूर्ण होगी। D2 दिन के द्वितीय पहर में यह राग गाई बजाई जाती है। उत्तरांग प्रधान राग है यह। आसावरी इसकी संप्रकृति राग है। कोमल गा धा नी इसमें लगते हैं और शुद्ध स्वर इसके अलावा लगते हैं। विद्वानों के मतानुसार इस राग के रचनाकार सुल्तान हुसैन सर्की को माना जाता है। अब हम बात करेंगे राग देशी की। गा इसमें वर्जित होता है आरोह में, इस वजह से इसकी जाति क्या है? साड़ो संपूर्ण हो जाएगी। पा और रे क्रमशः वादी और संवादी होगा इसका। D2 में यह राग भी गाई बजाई जाती है दिन के द्वितीय पहर में। बरवा और तिलक कामोद इस राग की संप्रकृति राग है। इस राग में दोनों धा लगते हैं, शुद्ध और कोमल दोनों, और दोनों नी भी लगता है, शुद्ध और कोमल दोनों, और कोमल गा इसमें लगते हैं। इसके अलावा सारे शुद्ध स्वर इस राग में लगते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आज हम करेंगे मैहर घराना, और आज से हमारा सारा घराना कंप्लीट हो जाएगा। घराना वाला जो, चाहे ध्रुपद के घराने हों, चाहे ख्याल के हों, चाहे तबले के हों, चाहे इंस्ट्रूमेंट के घराने हों, सारे घराने आज से खत्म हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैहर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, जिसकी शुरुआत भारत के मैहर नामक छोटे से शहर में हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित यह अपनी अनूठी शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से सितार की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर के गुरु एवं ससुर उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहर घराने की नींव रखी थी। इन्होंने अपने पिता से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की थी, किंतु 12 वर्ष की उम्र में सितार के प्रति प्रेम के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तथा कई वर्षों तक संगीत गुरुओं, जिनमें गोपाल चंद्र बनर्जी, लोबो और मुन्ने खान प्रमुख हैं, की सेवा कर संगीत की शिक्षा प्राप्त की। ये सरोद वादक अली अकबर खान और अन्नपूर्णा देवी के पिता रजा हुसैन खान के चाचा तथा महान संगीतज्ञ पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, वसंत राय, पन्नालाल घोष, बहादुर खान, शरण रानी, ज्योतिन भट्टाचार्य और अन्य प्रसिद्ध संगीतज्ञों के गुरु थे। अपने संघर्ष के दिनों में अलाउद्दीन खान तत्कालीन महान वीणा वादक वजीर खान के भी शागिर्द रहे हैं। इस घराने की प्रारंभिक प्रभाव और विकास की बात करें तो घराने को विभिन्न संगीत प्रभावों ने आकार दिया, जिनका सामना बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने पूरे जीवन में किया। संगीत के प्रति उनके अभिनय दृष्टिकोण ने मैहर घराने के भीतर एक विशिष्ट शैली के विकास को जन्म दिया, विशेष रूप से सितार वादन में। मैहर घराने के प्रमुख व्यक्ति। मैहर घराने के पितामह बाबा अलाउद्दीन खान एक बहुमुखी संगीतकार थे, जो कई वाद्यों में पारंगत थे। रविशंकर और अली अकबर खान सहित उनके सबसे उल्लेखनीय शिष्यों ने सितार और मैहर घराने को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करें शैलियों और तकनीकी की, तो मैहर घराना अपनी अनूठी सितार वादन तकनीकों के लिए जाना जाता है।
अपने उस्तादों द्वारा विकसित और परिष्कृत इन तकनीकों ने सितार संगीत के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। आधुनिक समय में मैहर घराना आज भी समृद्ध है। समकालीन संगीतकार इसकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न पहलुओं में घराने का प्रभाव देखा जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें, मैहर घराने ने सितार और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी समृद्ध विरासत दुनिया भर के संगीतकारों और संगीत प्रेमियों को प्रेरित करती रही है। प्रमुख कलाकार की बात करें इस घराने की तो उस्ताद अलाउद्दीन, उस्ताद अली अकबर खान, उमा शंकर मिश्र, गोपाल कृष्ण, शंभू दास, हरि प्रसाद चौरसिया, आशीष खान, ये बहुत ही बड़ा नाम है, आशीष खान, गौतम मुखर्जी, प्रदीप करोट, विजया चटर्जी, अन्नपूर्णा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जया बोस, शंकर बोस, निखिल बनर्जी, बढ़िया नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहादुर खान, लक्ष्मी नारायण गर्ग, संध्या फड़के, ध्यानेश खान। तो साथियों ये था आपका मैहर घराना। आज से हम घराना वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से यूनिट खत्म कर लिए हैं। तो अब इसकी जगह पर हम अगली क्लास से कुछ और पढ़ा करेंगे, राइट। अलाउद्दीन खान जी का जीवन परिचय आज हम करेंगे। आपके सिलेबस में जो बायोग्राफीज हैं वो भी हम एक क्रम से बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी हद तक वो भी कवर हो चुका है। अलाउद्दीन खान ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्वयं संगीत विद्या ग्रहण करने में अनेक कष्ट सहने पड़े, किंतु वे सुपात्र को बड़ी सरलता और उदारता के साथ विद्या दान देते थे। आपके निवास स्थान पर बहुत दूर दूर से शिक्षार्थी आते थे और वहां रहकर संगीत शिक्षा ग्रहण करते थे। आप केवल अच्छे सरोद वादक ही नहीं बल्कि कुशल वायलिन, सुरबहार और सितार वादक भी थे। इतना ही नहीं, आप सभी वाद्य अच्छी तरह बजाते और सिखाते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म सन 1870 में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में हुआ। पिता का नाम साधु खान तथा बाबा का नाम मदार खान था। आपके पिता को संगीत से बड़ा अनुराग था। वे सितार बजाते थे और उन्होंने सितार शिक्षा कासिम अली खान से प्राप्त की थी। जिस समय साधु खान सितार बजाते, बालक अलाउद्दीन पास बैठकर ध्यान से सुनते और स्वयं कुछ गुनगुनाने लगते। इस प्रकार आपको संगीत सीखने की प्रेरणा अपने पिता से मिली, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। एक पाठशाला में आपका नाम लिखवा दिया गया, किंतु पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं लगा और पाठशाला छोड़ दिया। उसके बाद आप में कलकत्ता जाकर संगीत सीखने की धुन सवार हुई। उम्र भी कम थी, लेकिन आप बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थे। घर से निकल पड़े और कलकत्ता जा पहुँचे। वहाँ पेट भरने का कोई साधन नहीं था, सिवाय इसके कि भिखारियों के साथ निःशुल्क भोजन ग्रहण करते। पुरानी कहावत है कि मरता क्या ना करता, दिन में एक बार भोजन करके ही संतुष्ट रहते। सौभाग्यवश आपकी भेंट स्वर्गीय गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य से हुई, जिनसे आपने गायन सीखना शुरू किया। इसी बीच आप वहाँ स्वर्गीय नंदा बाबू से तबला और पखावज की शिक्षा लेते रहे। अभी जो स्वर्गीय लिखा है तो ये मत समझना कि उनके भूत से मिले थे, वहाँ उस समय वो जीवित थे, राइट। 7 वर्षों तक सिखाने के बाद गोपाल कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद आपका परिचय स्वामी विवेकानंद के भाई अमृतलाल दत्त से, जिन्हें लोग हब्बो दत्त कहते थे, हुआ। उनसे आपने वायलिन, क्लेरोनेट और बांसुरी बजाना सीखा। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी आपकी संगीत पिपासा शांत नहीं हुई और आप सदैव कुछ और सीखने के लिए लालायित रहते थे। आपकी भेंट दमदम कलकत्ता के स्वर्गीय अहमद अली खान से हुई। वे अपने समय के एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उनसे सीखने के लिए आपने प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहे और बड़ी सेवा की, यहाँ तक कि उनके यहाँ खाना बनाने और घरेलू नौकर का भी काम किया। बहुत सेवा करने के बाद अहमद खान आपसे जब खुश हुए तब आपको सरोद सिखाने लगे। एक्चुअली होता है ये, जब आप किसी बहुत बड़े गुरु के पास जाएंगे ना तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। जब वो आप उनको एकदम से खुश कर देंगे तभी वो आपको सिखाएंगे कुछ, और जब वो सिखाने का ठान लेंगे तभी आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे, फिर पूरी जिम्मेदारी होगी, राइट। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है और आज भी ऐसा ही है। कुछ समय के पश्चात वे आपको रामपुर उत्तर प्रदेश ले गए और बोले कि जो कुछ मुझे आता था मैंने सिखा दिया, अब तुम उस्ताद वजीर खान से सीखो। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए और आपको अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया।
रामपुर में भी आपका समय बहुत कष्टमय बीता। वहाँ आपके रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी प्रकार एक मस्जिद के कोने में सो जाते और जो कुछ मिल जाता खा लेते। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता। तब आप अपने जीवन से इतने निराश हुए कि आत्महत्या तक करने की सोचा। इसी बीच आपकी भेंट एक मौलवी से हुई जिसने आपके दिल में इतना उत्साह भर दिया कि आत्महत्या का विचार त्याग दिया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर आगे निकल पड़े। अब आपने वजीर खान से भेंट करने की कोशिश की किंतु असफल रहे। तब आपने एक युक्ति निकाली। नवाब रामपुर की बग्घी एक शाम को गुजर रही थी। आप उसके सामने खड़े हो गए। बग्घी रुक गई और आपको नवाब के सामने लाया गया। आपने सब वृत्तांत कह सुनाया जिससे नवाब साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आपके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करा दी और वजीर खान को बुलाकर आपको संगीत सिखाने के लिए कह दिया। इससे आपको कुछ संतोष मिला। आप रोज उनके घर जाने लगे किंतु किसी दिन भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार कई माह बीत गए। अंत में वजीर खान ने आपको एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि अभी तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इसमें सफल हो गए, तुमको मैं संगीत शिक्षा दूंगा। यह सुनकर आप बड़े प्रसन्न हुए। आपने वजीर खान से रबाब, सरोद, सुर सिंगार बजाना सीखा और उन्हीं से ध्रुपद धमार की बहुत सी बंदिशें प्राप्त की। इस प्रकार आपने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों से बड़े कष्ट सहते हुए संगीत ज्ञान अर्जित किया। इसी बीच रामपुर के नवाब विदेश से उच्च शिक्षा लेकर स्वदेश लौटे। विदेश में विदेशी वृंद वादन परंपरा देखने के बाद अपने यहाँ ऑर्केस्ट्रा तैयार कराया। उसमें आपको बेला बजाने का अवसर मिला। आपके बेला वादन से सभी लोग प्रसन्न हुए। उस समय से आपको धीरे धीरे कीर्ति मिलने लगी, लेकिन आप में आगे सीखने की भावना कम न हुई। आप समय समय पर अपने निवास स्थान पर संगीत का कार्यक्रम करते और अच्छे अच्छे गायक वादकों को आमंत्रित करते। आप उनका कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनते और उनके चले जाने के बाद स्वयं उन चीज़ों को निकालने की चेष्टा करते। इस प्रकार उन्होंने गायन और वादन का भंडार एकत्रित किया। वजीर खान ने एक दिन जब आपसे कहा कि तुम्हारी तालीम अब पूरी हो गई है, अब तुम्हारे लिए भ्रमण लाभकर होगा, तो गुरु का आशीर्वाद लेकर आपने रामपुर छोड़ दिया और कलकत्ता जा पहुँचे। वहाँ आपने अपना कार्यक्रम दिया और प्रशंसा प्राप्त की। कुछ दिनों के बाद आपको मैहर रियासत में नौकरी मिल गई, जहाँ आप स्थायी रूप से रहते रहे। रियासत में नौकरी करते समय आपने उदय शंकर की पार्टी के साथ इटली, बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का भ्रमण किया। आपको सिखाने में बड़ी रुचि थी। आपने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा को सितार और सुरबहार, पुत्र अली अकबर को सरोद और पंडित रविशंकर को सितार की शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त उस्ताद अलाउद्दीन खान ने अनेक शिष्यों को उदारता के साथ सिखाया। आपने अनेक संगीत सम्मेलनों तथा आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मुसलमान होते हुए भी आप बहुत सात्विक और शाकाहारी थे। आपको मैहर की शारदा देवी में बड़ी आस्था थी, जिनका दर्शन करने रोज जाते थे। आपके घर में श्री राम, कृष्ण, हनुमान, सरस्वती आदि देवी देवताओं के अनेक चित्र लगे रहते। विदेशों में आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। आपके वायलिन, सरोद और सुरबहार के अनेक रिकॉर्ड बन चुके हैं, जो यदा कदा आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं। थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण आपकी मृत्यु 6 सितंबर 1972 को हो गई। संगीत जगत आपकी संगीत निष्ठा और संगीत सेवा को कभी भुला नहीं सकता। ये था हमारा जीवन परिचय। अब हम बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स की। पल्लवी की बात करेंगे। 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद को राग व लय के साथ विन्यास करके गाने की क्रिया पल्लवी कहलाती है। पल्लवी का सीधा संबंध पद व लय से होता है। विद्वानों के अनुसार पद के पा से और लय के ला से पल्लवी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार पल्लवी का मुख्य विषय पद व लय का विन्यास ही है। पल्लवी के अंतर्गत लय का स्थान निर्धारित होता है। लय की दृष्टि से एक अक्षर का काल एक कला विलंबित कहा जाता है। एक अक्षर काल से दुगुना समय द्विकला विलंबित होता है। इसी प्रकार चतुष्कला, अष्टकला आदि कई प्रकार होते हैं। साधारणतया पल्लवी द्विकला, चतुष्कला विलंबित में गाई जाती है। पल्लवी की विशेषताओं की बात करें। पल्लवी कभी समग्रह तो कभी विषमग्रह में होती है। इसमें साहित्य के साथ साथ कल्पना स्वर भी गाया जाता है। इसके पश्चात पल्लवी की ही ताल में मृदंग का तन्यार्वनम
बजता है। इस गायन शैली में राग के चमत्कारी स्वर संचारों के साथ साथ ताल की जटिल गतिविधियों का भी सुंदर समन्वय रहता है, जो पल्लवी को और अधिक आकर्षक बनाता है। पल्लवी के साहित्यिक भाग को गाने के पश्चात प्रथम व द्वितीय काल में कल्पना स्वरों को कभी कभी 4 या 5 स्वरों में गाया जाता है। पल्लवी गायन के कुछ समय पश्चात मृदंग वादन हेतु भी समय प्रदत्त किया जाता है और इसके बाद अनुपल्लवी व चरणम का गान प्रारंभ किया जाता है। निष्कर्ष की बात करें, इस प्रकार कर्नाटकी संगीत पद्धति के अंतर्गत रागम तानम के पश्चात गाई जाने वाली पल्लवी अंग को अनुपल्लवी व चरणम से पूर्व गाया जाता है। पल्लवी कितनी ही चमत्कारिकता से निर्मित हो, परंतु मधुरता के अभाव में कोई भी चमत्कारपूर्ण पल्लवी प्रशंसनीय नहीं हो सकती, अर्थात मधुरता इसका प्रमुख गुण है। अतः इसमें विद्वतापूर्ण प्रदर्शन के साथ साथ मधुरता अथवा रंजकता की ओर भी विशेष ध्यान देना अति आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे पदम की। इसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति प्रधान साहित्य होता है जो बहुत भावपूर्ण होता है। इसे कीर्तन की अपेक्षा विलंबित लय में गाते हैं। भरतनाट्यम नृत्य में इसका प्रयोग खास तौर से किया जाता है, किंतु कभी कभी संगीत के कार्यक्रमों में भी इसे गा देते हैं। इसके साहित्य में ऊपर से श्रृंगारिता झलकती है, किंतु निहित भाव भक्ति रस के होते हैं, जैसा कि कबीर के पदों में मिलता है। जीवात्मा और परमात्मा नायक नायिका की तरह वार्तालाप करते हैं। इसे संगीत सभा के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य बहुत ही सरल होता है। पदम तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में मिलते हैं। इसमें चिट्टास्वर भी जोड़ते हैं। सुब्बा राम अय्यर, कवि कुंजर भारतीय चिन्नया, पोन्नया आदि के अनेक पद प्रचार में हैं। पदम के भी 3 प्रकार माने गए हैं। इसे गाने में बड़ी कुशलता और क्षमता की आवश्यकता होती है। अधिकतर बंदिशें 9 मात्रा की त्रिपुटी ताल में होती हैं। वर्णम की बात करेंगे हम। इस प्रबंध की रचना 300 वर्ष पूर्व हुई है। यह हमारे ख्याल के समान होता है, ख्याल के समान वर्णम होता है। यह अभ्यास कृतियों में प्रमुख है। इसमें राग भाव क्या करने वाले रंजक स्वर समूह हैं। प्रयोग होता है। इसमें राग भाव क्या करने वाले रंजक स्वर समूह हैं, इनका प्रयोग होता है। इसके स्वर 2.5 सप्तकों तक घूमते हैं, अतः इससे कंठ का पूर्ण का पास होता है और कंठ में चमक आती है। वर्णम के 4 प्रकार होते हैं, चौक, पद, ध्वरु और तान। चौक वर्णम की बात करें, इसके 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी व चरणम। अनुपल्लवी के बाद चिट्टेश्वर, सरगम, चिट्टेश्वर को सरगम बोलते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके साहित्य में श्रृंगार या भक्ति रस प्रधान रहता है। इसका प्रयोग मुख्यतः भरतनाट्यम नृत्य के साथ किया जाता है। इसमें तराना के समान बोल भी रहते हैं, जिसे चोल्लुकेट्टू बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये पद्म वगैरह हैं, वर्ण है, जावली है, तिल्लाना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मैं पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट बोलूँ जरूरी नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पद वर्णम, इसमें चौक वर्णम के समान 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। अंतर यह है कि इसमें स्वर साहित्य वाले चिट्टेश्वरों की प्रधानता रहती है। इसके मध्य में आलाप करने की गुंजाइश रहती है। इसकी लय थोड़ी धीमी रहती है। इसमें साहित्य होने के कारण इसका प्रयोग भरतनाट्यम में होता है, क्योंकि अभिनय के उपयुक्त उसका साहित्य होता है। तान वर्णम की बात करें, यह भी चौक वर्णम के समान होता है, जिसे मध्य लय में गाया जाता है। अब पूछ लेगा आपसे, तान वर्णम किस में गाया जाता है? मध्य लय में। ध्वरु वर्णम, इसके भी 3 खंड होते हैं, स्वर, जाति, साहित्य, राग, ताल, रस, ये 6 अंग होते हैं। इसमें 3 खंड होते हैं और स्वर, जाति, साहित्य, राग, ताल, रस, ये 6 अंग होते हैं। चिट्टेश्वर के साथ साथ चोल्लुकेट्टू भी होते हैं। रामास्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्रीगल, कुलशेखर महाराजा आदि व्यक्तियों ने बहुत से वर्णों की रचना की है। समझ गए बात आप? ये हमारा जो साउथ का गायन शैलियाँ थी वो आज कंप्लीट हुआ, आपके ऑफिशियल सिलेबस में है, आप टिक कर लीजिएगा उसको। अब हम बात करेंगे परन की। परन भी आपके सिलेबस में है, आप टिक करेंगे उसको भी। ताल की किसी भी मात्रा से आरंभ होकर सम पर समाप्त हो उसे परन कहते हैं, अर्थात ग्रह से सम के बाज को परन कहते हैं। परन उस बड़े और जोरदार टुकड़े को कहते हैं जो कम से कम 2 आवर्तन का और चाहे जितने अधिक आवर्तनों का हो सकता है, जिसमें अधिकतर तिहाई से समाप्त होती है। परन वास्तव में पखावज की वस्तु है।
इसलिए तबले पर बजाते समय वह जोरदार बोलों से ही बनाई जाती है। परनों को प्रचार में लाने का श्रेय मृदंग सम्राट श्री कुदऊ सिंह को प्राप्त है। कुदऊ सिंह के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं पहले। रेला की बात करेंगे। यह स्वतंत्र वादन का एक प्रकार है जो खुले एवं बंद दोनों प्रकार के बोलों में बजाया जाता है। यह बोल समूह द्रुत लय में बजाया जाता है। जब पलटों या अलंकारों में से कुछ विशिष्ट बोल चुनकर उनको बार बार तैयारी के साथ बजाया जाता है उसको रेला कहते हैं। यह प्रायः चौगुन व अठगुन की लय में बजाया जाता है। रेला शब्द जैसा कि नाम से ही विदित है वह समूह जो रेल के समान दौड़ता है। रेला वास्तव में निर्मित रचना है। रेले के अंदर एक ही बोल समूह को बार बार बजाया जाता है। इसमें धीर धीर, दिड़गण, दिड़नग, किडनग, धीरकिट, धिनगी, धुमकिट इत्यादि बोलों की बहुलता रहती है। बीन, विरचाग, वीणा, सरोद और सितार के झाले के साथ रेले को तेज लय में बजाने की प्रथा है। रेले का प्रचार प्रसार यूं तो प्रत्येक संगीतज्ञ के संज्ञान में है, परंतु रेले को प्रचारित एवं प्रसारित करने का मुख्य रूप से श्रेय नाना साहब पानसे को जाता है। रेले को एकल व स्वतंत्र रूप से वादित किया जाता है, अतः अलंकारों के बोलों को द्रुत या तीव्र लय में रेल के समान गाने बजाने की क्रिया को रेला कहकर संबोधित किया जाता है। अब हम बात करेंगे लग्गी की। दादरा, कहरवा आदि तालों में चंचल प्रकृति युक्त कायदे के समान रचना को लग्गी कहते हैं। बड़ी व लंबी तालों में जो स्थान कायदों को प्राप्त है वही स्थान लग्गी को भी प्राप्त होता है। लग्गी का निर्माण छोटे छोटे बोलों से होता है। लग्गी का प्रयोग कई प्रकार की तालों में होता है, जैसे दादरा, कहरवा ताल में लग्गी का प्रयोग अधिक होता है। लग्गी में अधिकतर कहरवा छंद के बोल पाए जाते हैं। लग्गी के प्रयोग से भजन व ठुमरियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें रचनात्मक व सौंदर्यात्मक वृद्धि होने के कारण उनका गायन करने से श्रोतागण भाव विभोर हो उठते हैं। जिस प्रकार तीन ताल में कायदा होता है, ठीक उसी प्रकार कहरवा ताल में लग्गी मानी जाती है। इस प्रकार बड़ी व लंबी तालों में स्थान प्राप्त करने वाले छोटे छोटे बोलों का समूह लग्गी कहलाता है। लड़ी की बात करेंगे अब हम। दादरा व कहरवा तालों में प्रयोग किए जाने वाले लघु बोलों के समूह रूपी लग्गियों की जब श्रृंखला सी बन जाती है तो उसका वह श्रृंखलित क्रम लड़ी के नाम से पुकारा जाता है। लड़ी शब्द से साधारण रूप में तात्पर्य क्रमानुसार श्रृंखला को ही अनुमानित किया जाता है, अर्थात जिसके तार लय न टूटे। जिस प्रकार एक धागे में मोतियों को पिरोकर लड़ी बनाते हैं, उसी प्रकार संगीत रूपी धागे में राग या बंदिश रूपी स्वरूप को बनाने हेतु स्वर या वर्ण रूपी मोतियों को पिरोया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लड़ी माला का निर्माण होता है। तीन ताल, चार ताल तथा झप ताल जैसी बड़ी तालों में प्रथम कायदा, फिर पलटे और तत्पश्चात उन्हीं में से कुछ बोलों का चयन कर द्रुत लय में रेला फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार दादरा और कहरवा तालों में प्रथम लग्गी, फिर बोल बांट में से कुछ स्वरों को चयनित कर तैयारी के साथ बजाया जाता है। इसी को लड़ी कहा जाता है। बीन तथा सितार के झाले के साथ चौगुन लय में लड़ी को बजाने की प्रथा प्रचलित है, अतः इस प्रकार लड़ी वह है जिसके तार ना टूटे। तिहाई की बात करेंगे हम। जब कोई बोल किसी स्थान से उठकर 3 बार बजने पर अंतिम धा सम पर आए तो उस बोल को तिहाई या तिया कहते हैं। तिहाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली दमदार तिहाई, जिस तिहाई में धा के बाद 1 या 2 मात्रा ठहरना पड़े उसे दमदार तिहाई कहते हैं। बेदम की तिहाई, जब धा पर बिल्कुल टिकाव या ठहराव ना हो तो उसे बेदम की तिहाई कहते हैं। अब हम बात करेंगे चक्रदार की। ये जितना भी मैं करा रहा हूँ आपका टेक्निकल टर्म्स ही है, बट अलग अलग यूनिट्स में है, राइट। चक्रदार की अगर मैं बात करूं, इस शब्द के बोलने व पढ़ने या सुनने मात्र से ही इसकी व्याख्या कुछ सीमा तक स्वतः पूर्ण सी होती है, क्योंकि इसका नाम ही इसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। चक्रदार अर्थात घूमना, चक्र अर्थात घूमने वाली वस्तु। किसी तिहाई सहित बोल समूह को 3 बार बजाने पर जब अंतिम धा सम पर समाप्त होता है तो उसे चक्रदार कहा जाता है, अर्थात जब एक तिहाई को 3 बार बजाया जाता है तो उसे चक्रदार या चक्रदार तिहाई कहते हैं। चक्रदार के भेद, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। साधारण चक्रदार, इसका एक चक्र, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। इसका एक चक्र 27 मात्राओं का होता है। इसमें 16 मात्राओं के बोल और 11 मात्रा में तिहाई होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अर्थात 16 + 11 = 27,
जब इसको 3 चक्रों में बजाया जाएगा तो 3 ताल की 5 आवृत्तियों को पूरा करके अंतिम धा सम पर समाप्त होगा। अंतिम धा कहाँ समाप्त होगा? सम पर समाप्त होगा। इस प्रकार साधारण चक्रधार की क्रिया पूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे फरमाइशी चक्रधार। इसमें 12 मात्रा का मुखड़ा तथा 15 मात्राओं की तिहाई होती है। इसमें तिहाई का पहला धा सम पर आएगा, दूसरे चक्र में तिहाई का दूसरा धा सम पर आएगा, तीसरा चक्र अर्थात अंतिम चक्र में तिहाई का तीसरा या अंतिम धा सम पर आएगा। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। कमाली चक्रधार की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 9 धा होते हैं, जिसके प्रथम चक्र का पहला धा सम पर, दूसरे चक्र का 5वां धा सम पर, तीसरे चक्र में 9वां अर्थात अंतिम धा सम पर समाप्त होता है। अब आज हम एक और बात करेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। बहुत शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऊंचा स्वर को उदात्त बोलते हैं, नीचा स्वर को अनुदात्त बोलते हैं। जिसमें दोनों स्वरों का समाहार हो उसे हम स्वरित बोलते हैं। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वारितः, ये सूत्र है इसका। नारदी शिक्षा में इन्हें क्रमशः लौकिक गा रे सा के समकक्ष कहा है। पाणिनि ने गा नी उदात्त, रे धा को अनुदात्त और सा मा पा को स्वरित बोला है। एक मत के अनुसार उदात्त दी को स्वर न कहकर स्वरों का वर्ण धर्म कहा गया है। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है चीज़ें, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बात यहाँ पर मैं लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें परिभाषा वगैरह हमने देखी। साथियों देखिए, आज की क्लास छोटी क्लास थी। अब छोटी इसलिए थी क्योंकि ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं ये आपको याद भी तो करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बारी में पढ़ के पूरा दिमाग में आ जाएगा। अगर मैं 50 पेज का करवा दूंगा तो आपको उतना ही खाना है जितना आप पचा सकें। आप फिर भी आप ये बात समझिए कि हम लगभग 75 से 80% सिलेबस ख़त्म कर लिए हैं आज की डेट में, ठीक है। 15 क्लास में हमने 75 से 80% सिलेबस ख़त्म कर लिया है। अभी मेन आपका जो बच रहा है वो है ताल। इसको मैं सेपरेटली स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब ताल करें तो थोड़ा अच्छे से कर लें, क्योंकि ये थोड़ा वोकल वालों के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है, राइट। और थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं, मतलब जैसे पलुस्कर जी की और भातखंडे जी की स्वरलिपि है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जितने टेक्निकल टर्म्स हैं वो एक क्लास में ख़त्म कर दूँ। और एक बात और साथियों मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं आपको शुरू में क्या बोला था, अगस्त में हम सिलेबस को ख़त्म करेंगे। और करेंगे मतलब आपको भी पता है कि हो ही जाएगा, है ना। कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख तक ख़त्म कर दूं, इसको कर देंगे भाई, परेशान ना हो। 31 तक हम डेट लिए हैं तो इसके अंदर ही ख़त्म कर देंगे, इतना आप यकीन मानिए। और आपको लग भी रहा होगा, कोई मैं हाइपोथेटिकल बात तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 31 अगस्त तक हम इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद 1 सितंबर से ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अच्छा, एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, जो साथी क्लास नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, आप पीडीएफ से अगर कोई पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात आप ये समझिए कि अगर आप क्लास लेंगे तो अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा तो मैं करा दूंगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का फर्क आएगा। जो ये क्लास देख के कर रहा है उसका 2 नंबर ज़्यादा रहेगा, और जो नहीं देख के सिर्फ पीडीएफ से कर रहा है उसका शायद 2 नंबर कम रहे, ठीक है। तो इतना ही फर्क आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। तो आप क्लास को देखिए, चाहे फास्ट फॉरवर्ड पर ही देखिए, बट क्लास देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराऊंगा सितंबर से, तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, मिक्स भी करेंगे, ओके। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी क्लास, या कोई सुझाव हो तब कमेंट भी कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर हम PDF भेजते हैं आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी सुझाव हो तो इसी के अंदर एक चैट बॉक्स है, तो वहाँ पे आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद साथियों आपका, मिलते हैं अगले सेशन में।